हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के माइंड मैप में। और मैं पूरी की पूरी कोशिश करूंगा कि 20 मिनट में ये पूरा माइंड मैप रिवाइज करा दूं। और बच्चों, हाँ, पिछली रात हम लोगों ने 7 घंटे पीएनसी पढ़ा था और बहुत 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 बधाई हो कि आप लोगों ने 7 घंटे में पीएनसी में एकदम भौकाल मचा दिया है। हाँ, 7 घंटे पढ़ाना आसान नहीं होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा टफ होता है 7 घंटे पूरे डिवोशन के साथ लेक्चर को सुनना, अपना दिमाग लगाना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना और बस किसी भी तरह जीत जाना, जो कि आप जीतोगे। तो आइए भैया शुरू करते हैं यहाँ का माइंड मैप। तो देखिए भैया, सबसे पहली चीज क्या है, मैंने आपको बताया था कि हमारा पीएनसी में सर टारगेट क्या होता है। तो देखो बेटा, पीएनसी में हमारा टारगेट ये होता है कि हम कैसे गिने, हाउ टू काउंट विदाउट एक्चुअल काउंटिंग। विदाउट एक्चुअल काउंटिंग हम लोग कैसे चीजों को काउंट कर सकते हैं। और भाई साहब देखो, इसका मतलब ये था कि हम लोगों को तेज तेज काउंटिंग करनी है, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में बेटा काउंटिंग करनी है। तो देखिए भैया, दो होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो देखिए भैया, पहला जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है उसे बेटा हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। और ये जो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल कब काम आता है, जब भैया एंड होता है, भी वाली फीलिंग आती है और दो चीजें बेटा एक साथ अगर कर रही होती हैं तब हम मल्टीप्लाई करते हैं। अगर बच्चे या तो वाली फीलिंग आएगी या फिर इंग्लिश वाले और वाली फीलिंग आएगी, या तो ये या तो वो, तब भाई साहब हम लोग क्या करते हैं सर, ऐड करते हैं। मल्टीप्लाई तब करते हैं जब ये भी होना चाहिए वो भी होना चाहिए, उस टाइम बेटा मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए भैया, इसके बाद आता है ज्ञान, आता है जो मैंने आपको बताया था कि सर डिविजिबिलिटी बाय 11 कब होती है। तो मैंने ये आपको बताया था कि कोई नंबर 11 से तब डिविजिबल होता है जिस टाइम डिफरेंस अगर बेटा हम लोग निकालें किसका, सम ऑफ डिजिट्स करें बेटा। सम ऑफ डिजिट्स क्या करें, इवन प्लेसेस पे, नंबर का जो भैया इवन प्लेसेस है वहां के सारे भैया डिजिट को अगर हम लोग ऐड करें और साथ में भाई साहब जितनी भी बेटा ऑड प्लेसेस हैं वहां की सारी डिजिट्स को ऐड करें, ऑड प्लेसेस वाले को ऐड करें, साथ में इवन प्लेसेस वाले को ऐड करें और उसके बाद में दोनों का डिफरेंस निकाल लें। अगर बेटा डिफरेंस 11 से डिविजिबल है तो नंबर 11 से डिविजिबल होता है। सर ये 4 की सर डिविजिबिलिटी क्या होती है, ये भी मैंने बताया था कि सर 4 से कोई नंबर तब डिविजिबल होता है जब नंबर की आखिरी दो डिजिट्स जो होती हैं अगर वो 4 से डिविजिबल हो। तो ये था भैया डिविजिबिलिटी का कंसेप्ट। सर उसके बाद हमने ये पढ़ाया था कि सर क्या डेफिनेशन होती है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की। तो भैया परम्यूटेशन का मतलब होता है कि चीजों को सिलेक्ट तो करना ही है, साथ में उनको अरेंज भी करना है। जैसे कि मैं बोलूं आपकी क्लास में 30 बच्चे हैं, 30 में से 5 को अरेंज करना है। तो 30 में से 5 को आप तब अरेंज करोगे जब पहले 30 में से 5 को सिलेक्ट करोगे, फिर इनको एक भैया रो में आप अरेंज कर दोगे। अगर बेटा मैं बात करूं सर कॉम्बिनेशन क्या है, इसमें सिर्फ बेटा सिलेक्शन होता है। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि चीजों को सिलेक्ट करना। जैसे मैंने बोला कि मैं 30 में से आपकी क्लास के जो 30 स्टूडेंट हैं उनमें से मैं 5 को सिलेक्ट कर रहा हूं, तो यहां पे मुझे अरेंज नहीं करना, सिर्फ 5 को सिलेक्ट करूंगा और शांति से बैठ जाऊंगा। तो परम्यूटेशन का मतलब होता है सिलेक्शन भी करना है, साथ में अरेंजमेंट भी करना है। और बेटा कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि सिर्फ सिलेक्शन करना है, हमें यहां पे अरेंजमेंट नहीं करना है। तीसरे में आते भाई, सर क्या क्या थ्योरम्स थी पीएनसी की। तो मैंने कहा सर देखिए पीएनसी की थ्योरम में देखिए सर थ्योरम 1 ये थी, ये जो भी लिखा है इसका भैया हिंदी में मतलब ये है, ये ऊपर पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर भैया एन में से अगर भैया आर को आपको अरेंज करना है तो वो हम कितने वेज से अरेंज करते हैं, सर इसको हम लोग अरेंज करते हैं एनपीआर वेज से। एनपीआर मतलब एन डिस्टिंक्ट में से। अभी भैया शुरू में हम लोग क्या पढ़ते हैं, सिर्फ और सिर्फ भैया डिफरेंट थिंग्स के लिए पढ़ते हैं। तो सर अगर हमें एन में से आर को अरेंज करना है तो फॉर्मूला होता है एनपीआर। तो सर एनपीआर का सर फॉर्मूला क्या होता है, मैंने कहा सर ऊपर होता है फैक्टोरियल एन और नीचे क्या होता है भैया फैक्टोरियल एन माइनस आर होते सर। यस बेटा। उसके बाद में भाईजान ये मैंने फॉर्मूला आपको एक देखो पढ़ाया था कि सर अगर एनपीआर है, जैसा कि भैया आपको दिया हुआ है सर, ये जो एनपीआर है इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, n टाइम्स n माइनस 1 p माइनस 1। सर आप क्या कहना चाहते हो, मैंने कहा सर अगर मैं n से आगे मल्टीप्लाई कर दूं तो बचता क्या है सर, अगर मैं ऊपर से मानो n को कॉमन ले लूं तो सर बचता है n टाइम्स n माइनस 1 इंटू पी आर माइनस 1। तो भैया ये जो भी लिखा है ये दूसरी चीज बेटा फर्जी है, इसको आप इग्नोर कर दो, ठीक है भाई। लेकिन आपको ये भाईजान देखो समझ में आ गया होगा कि सर क्या होता है फॉर्मूला। ये रुको ढंग से रब हुआ, दिख तो नहीं रहा, हाँ काला अलग से दिख रहा है पर कोई बात नहीं। तो देखो भैया ये इसका होता है फॉर्मूला। इसके बाद सर बताइए क्या होता है, मैंने कहा भैया थ्योरम नंबर 2 क्या बोलती है कि भैया अगर आपको n में से n को अरेंज करना है, अगर भैया
n डिफरेंट थिंग्स में से अगर आपको n को अरेंज करना है तो आंसर होगा क्या, npn। npn को बेटा हम लोग nan भी बोलते हैं, साथ में pnn भी बोलते हैं। इन तीनों का मतलब सेम होता है, n में से n को अरेंज करना। जैसे बेटा आप npn को यहां पे ओपन करोगे तो ये ऊपर आ जाएगा भाई साहब n फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा भाई साहब n माइनस n का फैक्टोरियल। अब आप जानते हो सर n माइनस n क्या होता है, जीरो फैक्टोरियल। तो नीचे आएगा बेटा जीरो फैक्टोरियल, ऊपर आएगा n फैक्टोरियल, यानी सर इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, n फैक्टोरियल। यानी सर इसका आंसर देखो डायरेक्टली भी बोल सकते हो कि अगर आपको n में से सारों को अरेंज करना है तो सर वो कैसे अरेंज कर सकते हैं, सर उसको हम लोग अरेंज कर सकते हैं n फैक्टोरियल से। अरे बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा। अगली चीज क्या आती है कि भैया थ्योरम नंबर 3 ये बोलती है कि अगर आपको n डिफरेंट में से, अगर भैया आपको n डिफरेंट थिंग्स दी गई हैं, उनमें से भैया अगर आपको n को अरेंज करना है तो सर हम कैसे अरेंज करते हैं। मैंने कहा सर देखिए एनसीआर से अरेंज, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूं। अगर भैया आपको n में से r को सेलेक्ट करना है तो सर हम कैसे सेलेक्ट करते हैं, सर हम देखो एनसीआर से सेलेक्ट करते हैं, है सर। हाँ, एक चीज और मैं कहूंगा, ये वीडियो देखने का तभी फायदा है जब आप लोगों ने आपने पीएनसी भैया पूरा का पूरा पढ़ रखा है, तभी बेटा यहां से रिवाइज करने का फायदा है। ये मत सोचना कि एक बार में ये पूरा चैप्टर यहां पे पढ़ के सुन के तुम्हें समझ में आ जाएगा, नहीं, एक बार पढ़ा होना चाहिए। सॉरी मेरी गला बहुत खराब है क्योंकि कल मैंने 7 घंटे आपको लगातार पढ़ाया था। अब देखिए अगला भैया ज्ञान क्या आता है। ज्ञान ये आता है कि सर अगर कभी किसी सवाल में ये चीज बोली जाए स्पेसिफिक बॉयज, तो इस स्पेसिफिक बॉयज का मतलब ये होता है कि सर उन दोनों बॉयज को हमें देखो सेलेक्ट नहीं करना है। इसका मतलब क्या होता है कि सर वो दोनों बॉयज के नेम हमें ऑलरेडी पता है कि वो दोनों लड़के कौन हैं। उसके बाद में भैया एक टाइप का सवाल और आता है क्या कि सर अगर ए और बी कैन नॉट वर्क टुगेदर, अगर ऐसा सवाल आता है कि ए और बी जो है ये साथ में काम नहीं करेंगे, वो भैया सेम टीम में नहीं रहेंगे, तो सर इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब बेटा ये होता है अगर ए टीम में है तो सर बी को नहीं लेना है, अगर ए टीम में नहीं है तो आप बी को ले सकते हो, या फिर दोनों टीम में नहीं है। मतलब अगर कभी भी सवाल आता है कि ए और बी एक टीम में काम नहीं कर सकते, इसका मतलब ए है तो बी नहीं आएगा, अगर ए नहीं है तो बी आ सकता है, या फिर दोनों नहीं है। ये थर्ड वाला केस भैया लोग देखो मिस कर जाते हैं, थर्ड वाला केस मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर। हाँ, इसके बाद क्या आता है। अब भैया ये एक सवाल बोला था कि भैया अगर एक सेट ए है जिसका कार्डिनल नंबर n है तो कितने सबसेट्स बनते हैं, 2 की पावर n, ये वाला फॉर्मूला याद कराया था। अगर भैया आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं a क्रॉस b में, तो भैया इसका फॉर्मूला क्या होता है सर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b इक्वल टू होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटू होता है बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b। अब जैसे आप देख रहे हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना दिया है सर, वो स्मॉल ए दिया है, बी में कितना दिया है, स्मॉल बी। तो सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर कोई बोले कि सर ए क्रॉस बी में कितने हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे सर, वो हो जाएगा स्मॉल ए इंटू स्मॉल बी। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आ गई? मेरे ख्याल से भाई सबको समझ में आ गई होगी। अब देखिए इसके बाद क्या आता है सर, इसके अंदर ये आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था कि एन साइडेड पॉलीगन में कितनी डायगोनल्स होती हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि सर आप लिखो NC2, और NC2 में सर आप n को पूरे को सर देखो सब्ट्रैक्ट कर दो, इतनी सर एन साइडेड पॉलीगन में डायगोनल्स होती हैं। उसके बाद क्या आता है, अब देखो भैया ज्ञान की बात बताई थी कि अगर आपको कोई भैया पॉलीगन दिया है जिसमें सर देखो n साइड्स हैं, अगर भैया किसी पॉलीगन में n साइड्स हैं, ठीक है भैया, और आपको ट्राइंगल बनाना है उनके वर्टिसेस को ज्वाइन करके, अगर भैया किसी पॉलीगन में n साइड्स हैं और आपको भाई ट्राइंगल बनाना है उनके वर्टिसेस को ज्वाइन करके, तो देखो भैया कैसे बना सकते हो। मैंने कहा नंबर ऑफ ट्राइंगल्स जिनकी एक साइड कॉमन होगी विद द साइड्स ऑफ द पॉलीगन, उसका फॉर्मूला डायरेक्टली याद किया जाता है, वो होता है n इंटू n-4। ये बेटा हम लोगों ने कल किया हुआ है। उसके बाद क्या आता है सर, अगर सर आपको नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बताने हैविंग 2 साइड्स कॉमन विद द साइड्स ऑफ द पॉलीगन, उसका वैल्यू आता है सर स्मॉल n। अगर भी मैं पूछूं कि यहां पे सर बताइए सर टोटल सर ट्राइंगल्स कितने बनेंगे, आपको पता है सर ट्राइंगल कब बनता है, जब बेटा हमें 3 पॉइंट मिलते हैं। तो सर n में से जब आप 3 सर पॉइंट सेलेक्ट करोगे सर उतने हमें ट्राइंगल मिलेंगे, टोटल इतने ट्राइंगल होंगे NC3। अब भैया इसके बाद में एक और इसमें देखो पोर्शन बनता है, क्या बनता है कि नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हैविंग नो साइड कॉमन विद द साइड्स ऑफ द पॉलीगन। तो उसका आंसर क्या होता है सर, टोटल केसेस में से वो केस हटा दो जिसमें सर 2 साइड कॉमन है, और वो केसेस हटा दो जिसमें एग्जैक्टली एक साइड कॉमन है, तो आपके वो ट्राइंगल्स आ जाएंगे जिसमें भैया एक भी साइड पॉलीगन के साथ कॉमन नहीं है सर। हाँ, इसके बाद क्या आता है, अब यह एक और इसमें मैंने टॉपिक कराया था कि जब सर आपको देखो अरेंजमेंट करना था, सर अरेंजमेंट क्या करना था, ऑब्जेक्ट्स का तब करना था जब सारे के सारे डिस्टिंक्ट नहीं है। अब तक हम लोग कौन सा अरेंजमेंट कर रहे थे, जब सर सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सर डिस्टिंक्ट थे। तो देखो भैया मान लेते हैं कि मानो इसका अरेंजमेंट करना है A1 A1 A1, ठीक है A1, फिर ले लिया भैया B और B। अब भैया इनका अगर अरेंजमेंट मुझे करना है, सर A1 देखो रिपीट हुआ है 4 बार,
और सर बी देखो 2 बार हुआ है। सर टोटल कितने लिखे हैं? मैंने कहा सर टोटल लिखे हैं 6, तो ऊपर लिख दो भैया 6 का फैक्टोरियल, और सर पूरे को किससे डिवाइड कर दो सर 4 का फैक्टोरियल, और इनटू ये क्या 2 का फैक्टोरियल। इतने सर इसके अरेंजमेंट्स हो सकते हैं। मतलब क्या होता है, ऊपर जितनी चीज दी गई उसका फैक्टोरियल, क्योंकि A1 यहां पे 4 बार है दिया है इसलिए 4 फैक्टोरियल, B यहां पे 2 बार है इसलिए सर 2 फैक्टोरियल। अगर मेरे सुंदर से बच्चों अगर यहां पे बेटा अगर मैं C भी लिख देता, इसको भी अगर बेटा मैं अरेंज करने लगता, तो बताओ टोटल कितने हो गए सर? टोटल हो गए सर 9। C रिपीट हुआ है 3 बार, इसलिए भैया और किससे डिवाइड करना होगा? 3 फैक्टोरियल से। मतलब जो सेम चीज जितनी बार बेटा रिपीट हुई है उसके फैक्टोरियल से बेटा आपको इसको डिवाइड करना होता है सर? यस बेटा। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद भैया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड था जो था भैया गैप मेथड, और सर दूसरा क्या था? मैंने कहा सर दूसरा था सर देखो स्ट्रिंग मेथड। सर ये गैप मेथड क्या था? मैंने कहा गैप मेथड तब यूज करते हैं जब भी कभी सवाल में लिखा हो कि सर कुछ चीजें टुगेदर नहीं है, नॉट टुगेदर अगर लिख के आया जाए, या फिर सर नॉट एडजेसेंट लिख के आया जाए। अगर किसी सवाल में कोई आपसे बोल दे कि दो चीजें सर एडजेसेंट नहीं हो सकती हैं, या फिर भैया कोई ऐसा बोल दे कि दो चीजें सर देखिए टुगेदर नहीं हो सकती हैं, तब बेटा हम लोग क्या यूज करते हैं? तब बेटा हम लोग यूज करते हैं देखिए गैप मेथड। अब देखो भैया ये स्ट्रिंग या टाई मेथड सर हम लोग कब यूज करते हैं? मैंने कहा सर देखिए स्ट्रिंग या टाई मेथड हम लोग तब यूज करते हैं जब सवाल में लिख के आए कि सर कुछ चीजें जो हैं वो सर देखिए टुगेदर हैं, या फिर सर कुछ जो चीजें हैं वो देखिए सर एडजेसेंट हैं। अगर भैया टुगेदर वाला सवाल है तो, या फिर एडजेसेंट का मतलब होता है अगल बगल, ऐसा सवाल है तब बेटा हम लोग यूज करते हैं स्ट्रिंग मेथड, या फिर इसका दूसरा नाम क्या होता है बेटा? टाई मेथड। और हाँ एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा सर, इसका एक और नाम होता है क्या? बॉक्स मेथड। इसको भी हम लोग बॉक्स मेथड भी कहते हैं। ठीक है भाई, बॉक्स मेथड किसका नाम है सर? सर बॉक्स मेथड सर नाम है ये स्ट्रिंग मेथड का या फिर टाई मेथड का होते सर। यस बेटा। नेक्स्ट में आते हैं। अब देखिए सर फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स हमें करना था, ग्रुपिंग करनी थी, और सर कैसे आइटम्स की करनी थी? जब सारे के सारे आइटम डिस्टिंक्ट होते हैं। तो देखो भैया इसमें 2 केस होते थे जब ग्रुप्स अनइक्वल साइज के हैं। जैसे कि भैया मैंने बोला कि भैया मेरे को ग्रुपिंग करनी है 2 में, 4 में और 7 में। टोटल सर एलिमेंट सर कितने हैं? देख लो भैया टोटल देखो 13 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स दिए हुए हैं, एलिमेंट बोलो या ऑब्जेक्ट्स बोलो, टोटल सर 13 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, और सर उसको आपको 2, 4 और 7 के साइज में तोड़ना है। देखो भैया कोई भी 2 साइज सर इक्वल नहीं है, तो सर उसको कैसे तोड़ा जाता है? मैंने कहा सर यहां आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा देखो 2 फैक्टोरियल, फिर क्या आ जाएगा सर 4 फैक्टोरियल, और सर फिर क्या आ जाएगा? मैंने कहा सर देखिए फिर आ जाएगा 7 फैक्टोरियल। तो देखिए सर इतने सर देखिए ग्रुप्स बन जाएंगे। शायद मेरी बात क्लियर है? इतने सर देखो ग्रुप्स बन जाएंगे, इतने सर, इतने टाइप्स हम इसकी देखो ग्रुपिंग कर सकते हैं। अब भैया अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, अगर भैया इसका 3 लोग, क्योंकि देखो भैया 3 ग्रुप है इसलिए देखो भैया 3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो भैया अगर आपको इसे डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, 3 लोगों में भैया डिवाइड भी करना है, बांटना है मतलब, तो देखो सर नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितने होंगे? मानिए सर ये पूरा सॉल्व करके इसकी वैल्यू सर अल्फा आ जाती है, तो सर इसी अल्फा को आपको सिर्फ किससे मल्टीप्लाई होगा? क्योंकि 3 लोगों में डिवाइड करना है सर, आप 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए सर अगली चीज क्या आती है? मैंने कहा सर अगली चीज जब ग्रुप का साइज सर देखिए इक्वल भी हो सकता है। जैसे मानिए सर 2 सर 3 बने 2-2 के साइज के, और 4 बने सर देखिए 3-3 के साइज के। ठीक है भाई। अब देखो यहां पे देखो सर कुछ का ग्रुप साइज सेम है। जैसे भैया ग्रुप का साइज की बात करूं, ये 2 वालों का ग्रुप साइज सेम है सर, ये देखो सर 3 वालों का सर ग्रुप साइज सेम है। सर टोटल कितने हैं? मैंने कहा सर के टोटल सर 6 और 18 24, सर टोटल देखिए सर 24 ऑब्जेक्ट्स हैं। अभी भी बेटा देखो ये ऑब्जेक्ट्स जो होंगे ये सर आपस में क्या होंगे? डिस्टिंक्ट होंगे, क्योंकि हम लोग भी डिस्टिंक्ट के लिए ही पढ़ रहे हैं। तो देखिए इसकी सर ग्रुपिंग कैसे करते हैं? मानो इसकी वैल्यू आती है बीटा, इसकी ग्रुपिंग ऐसी होती है बिल्कुल सेम जैसे ऊपर कर रहे हैं, 24 फैक्टोरियल, ऊपर से टोटल लिख दो, 2 फैक्टोरियल को सर आप 3 बार लिख दो। ठीक है, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो सर 2 फैक्टोरियल का क्यूब हो जाएगा। सर 3 फैक्टोरियल को सर 4 बार लिख दो, तो सर ये आ जाएगा 3 फैक्टोरियल रेज पावर 4। अब यहां पे ध्यान दीजिए, क्योंकि सर देखिए 2 फैक्टोरियल 3 बार आया है, इसलिए सर हम यहां पे 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं, और सर क्योंकि सर ये 3 फैक्टोरियल 4 बार आया इसलिए सर हम 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं। इतने सर देखिए इसमें सर देखिए ग्रुप्स बन जाते हैं। अब अगर भैया इस वाली ग्रुपिंग के बाद में आपको इसको डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, किसी ने कहा कि सर अब इन वाले ग्रुप्स को 3 लोगों, कितने लोग में डिवाइड करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि देखो 7 थैलियां बनी है, 7 भैया अगर थैलियां बनी, 7 ग्रुप बने हैं, तो सर इनका जैसे भी अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा तो सर कैसे करना होगा? मैंने कहा सर बीटा में मल्टीप्लाई कर दो सर देखो फैक्टोरियल 7 से। इतने वेज से देखो भाईजान इसको देखो हम लोग भाई डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। बढ़िया सर,
बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है भाई। तो ये था बेटा देखो फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स, जो चीज मैंने आपको पढ़ाई थी। अब ये रैंक निकालने की बारी आई थी, तो देखिए इसमें भी मैंने आपको बाबा का ज्ञान दिया था। मैंने ये आपको कहा था कि देखो यार बहुत सारे लोग होते हैं इसको बहुत लेंदी मेथड से करते हैं, पर मैं आपको एक देखो बेस्ट मेथड दे रहा हूं। जैसे भी आपको प्राइम की रैंक निकालनी है तो सर कैसे निकालोगे, PRIME। एक चीज और ध्यान देना भाई, ये रैंक निकालने का सवाल जरूर पूछा जाएगा। अगला स्टेप क्या होता है, सबसे पहले अल्फाबेटिकली आएगा ई, ABCDEFGHI JKLM NOPQR। हाँ ये भैया देखो इसका यार प्रायोरिटी ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है भाई। अब देखो ये बेटा इसका प्रायोरिटी ऑर्डर है। प्रायोरिटी ऑर्डर लिखने के बाद आपको ये देखना होता है 4 से छोटे कितने नंबर है, देखो 3 नंबर है। सर 5 से छोटे कितने नंबर है, मैंने कहा 3 नंबर है। 2 से छोटे कितने नंबर है, 1 नंबर है। 3 से छोटा कितना नंबर है राइट में, मैंने कहा सर 1 है। 1 से छोटा 0। फिर सर क्या करना होता है सर, यहाँ 0 फैक्टोरियल से भैया काउंटिंग कर दो, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। सर इसके बाद क्या करते हैं, मैंने कहा सर देखिए इसका सर जस्ट ऊपर वालों को जस्ट नीचे वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे इसको करोगे तो सर देखिए ये आ जाएगा सर देखिए 72 प्लस, जैसे इसको करोगे तब कितना आ जाएगा, मैंने कहा सर यहाँ से आ जाएगा 18, इसको करोगे तो आ जाएगा 2, इसको करोगे तब आ जाएगा 1, इसका आ जाएगा 0। जैसे भी ये सॉल्व करोगे ये कितना आ रहा है 21, ये आ रहा है देखो 93 वैल्यू आ रही है। लेकिन यहाँ पे जो भी आंसर आता है रैंक वो नहीं होती, रैंक के लिए भी देखो हमें 1 ऐड करना होता है। तो सर इसकी रैंक क्या हो जाएगी, 94th वर्ड होगा, ये हो जाएगी इसकी रैंक। तो भैया रैंक निकालना आप सीख गए होंगे कि देखो यार बहुत ही लेंदी लोग सवाल करते हैं, पर भैया अगर आपने बाबा का ज्ञान ले लिया तो यही सवाल बेटा आप चुटकियों में भी कर सकते हो। अब आती है सर नेक्स्ट चीज, अगर भैया यहां पे देखो क्या है, अब तक क्या था सर, सारे के सारे अल्फाबेट देखो डिस्टिंक्ट हैं, कोई भी अल्फाबेट रिपीट नहीं हुआ है, कोई भी 2 अल्फाबेट बेटा देखो सेम नहीं है। लेकिन इसमें देखो ऐसा केस भी बेटा आ सकता है जैसे कि सीक्रेट की आपको रैंक निकालनी है। तो अगर भैया सीक्रेट की अगर आपको रैंक निकालनी है तो देखिए भाईजान सबसे पहले आप यहां समझना कि देखो यहाँ पे ई बेटा रिपीट हुआ है, ठीक है भाई, ई देखो बेटा रिपीट हुआ है। अब फिर से क्या करोगे बेटा, प्रायोरिटी ऑर्डर सेट करोगे। सबसे पहले आएगा ABCDE, ई भैया 2 बार है इसलिए भैया, और इसका नंबर भी 2 आ गया तो इसलिए 2 लिख दो। ABCDEFGHI RST, ये भैया देखो इसका हो जाएगा प्रायोरिटी ऑर्डर। अब भैया देखो यार 4 से छोटे कितने हैं यहाँ पे, 4 से छोटे सर देखो 4 हैं, 4 से छोटे नंबर 4 हैं, तो यहाँ पे 4 करो, क्योंकि सर 4 के साथ में देखो दो बार ही आया है, इसलिए भैया देखो हम 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। 2 से छोटे सर कितने, मैंने कहा 1 है, क्योंकि भैया इसको मिला के देखो, इसको मिला के देखते हैं सर, ये 2 बार ई आया है, इसलिए सर यहां लिखो 2 फैक्टोरियल। सर 1 से छोटे 1 भी नहीं, सर 3 से छोटा 1। अब भैया इससे इसके बाद देखो ई एक ही बार आया है, इसलिए भैया हम 2 फैक्टोरियल से डिवाइड नहीं करेंगे। यहां भी मजबूरी क्या थी कि एस के साथ और राइट में 2 बार ई था, यहां पे इस वाली पोजीशन के साथ में सर 2 बार ई था, साथ में गिनते हैं। फिर सर 2 से छोटा 1 भी नहीं, ये भी कितना होगा 0। फिर क्या करना है सर 0 फैक्टोरियल, फिर क्या करना है सर, अब क्या करना है सर, बिल्कुल सेम यार मेथड हमें यूज करना है। सर ये आ जाएगा देखो 0 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा सर देखो 1 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा सर देखो 2 फैक्टोरियल, ये क्या आ जाएगा भैया 3 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा सर देखिए 4 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा सर देखिए 5 फैक्टोरियल। अब देखिए सर नेक्स्ट स्टेप क्या है, मैंने कहा सर देखिए नेक्स्ट स्टेप ये है कि जैसे बेटा इन सबको आप देखो मल्टीप्लाई करोगे जस्ट ऊपर वाले को जस्ट नीचे वाले से, तो देखिए कितना आ जाएगा सर, मैंने कहा सर ये तो 2 है, बहुत सही, 2 इंटू ये आ जाएगा देखो 240, बहुत सही, प्लस आ जाएगा, ये आ जाएगा सर देखो 12, बहुत सही, ये कितना आ जाएगा सर 0, सर ये कितना आ जाएगा सर 2, फिर कितना होगा 0, फिर कितना होगा 0। तो जैसे भी इसका समेशन निकालोगे तो सर ये आ रहा है देखो सर 254, और फाइनली हमें क्या करना होता है रैंक निकालने के लिए सर देखो 1 ऐड करना होता है, इसलिए इसका सर रैंक कितना होगा 255। अब ये देखो यार ऑलरेडी मैंने आपको कराया हुआ है, तो ये होमवर्क है, ठीक है। ये गूगल की कैसे रैंक निकालते हैं, यहां पे देखो अब तक क्या हुआ, यहां पे देखो सर सिर्फ एक ही लेटर 2 बार रिपीट था, यहां पे देखो सर जी भी 2 बार रिपीटेड और सर ओ भी 2 बार रिपीटेड है। तो ऐसे सवालों को सर हम कैसे डील करते हैं ये मैंने आपको क्लास में सिखाया है जब आपकी मैराथन ली थी। और हाँ, किसी को अगर डिटेल्ड स्टडी भैया करनी है तो फिर आपको भैया मैराथन देखनी होगी, ठीक है भाई। हाँ, तो इसका भी आंसर कमेंट में करना, करियर की कसम है, जो भी आंसर है बेटा आप कमेंट कर देना। अब इसका बेगर्स रूल आता है। बेगर्स रूल में मैंने क्या बोला था कि अगर आपको n आइडेंटिकल कॉइन्स को, समझे भैया, बेगर कब यूज करते हैं, जब बेटा एलाइक ऑब्जेक्ट्स को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। एलाइक का मतलब क्या होता है, आइडेंटिकल, मतलब एकदम बेटा सेम टू सेम। नंबर ऑफ वेज इन विच n आइडेंटिकल कॉइन्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग p बेगर्स। अगर भैया p नंबर ऑफ बेगर्स हैं, उनको सर आपको n आइडेंटिकल कॉइन्स बांटने हैं, और अब पूरे के पूरे कॉइन्स बांटने हैं, कंजूसी नहीं करनी है। तो देखो भैया हर बेगर को क्या पता, किसी बेगर को एक को कॉइन ना मिले, किसी को एक मिले और किसी को एक से ज्यादा मिले। तो देखो ये बेटा इसका फॉर्मूला होता है जो कि डायरेक्ट होता है, जिससे बहुत सारे सवाल आप लोग कर सकते हो। तो देखो इसके नंबर ऑफ वेज कितने होते हैं, मैंने कहा सर देखो यहां लिखो n, जितने आइडेंटिकल कॉइन है, p बेगर है तो यहां लिखो सर p-1, फिर इन दोनों को सर ऐड करो n प्लस p-1 और नीचे लिख दो p-1। इतने वेज से आप n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को, कॉइन्स को आप p बेगर्स के अमंग बांट सकते हो,
जिसमें कि किसी बैगर को हो सकता है कि एक को ना मिला हो, किसी बैगर को एक मिला हो, किसी को एक से बेटा ज्यादा मिला हो। ठीक है भाई। अब इसका देखो भैया, इसका ये देखो सवाल था जेईई में 2023 में इंटीग्रल सॉल्यूशन वाला टाइप था, तो ये वाला सवाल मैंने कैसे कराया था। अब ये देखो भैया एटलीस्ट वाला बैगर है, x की मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए 1 तो इसको 1 दे दो, y की मिनिमम होनी चाहिए 3 तो इसे 3 दे दो, z की होनी चाहिए 4 तो इसे 4 दे दो। कितने कॉइन बढ़ गए? 8 कॉइन बढ़ गए। टोटल कितने थे? 21। बचे कितने सर? 13। ठीक भाई। बैगर कितने हैं सर? 3। अब आप एक चीज समझ सकते हो सर, अब सर जो 13 कॉइन जो आपके पास बचे हुए, सही लिखा ना, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, z ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है। अब ये इसमें आप बैगर लगा दो। जैसे बैगर लगाओगे तो सर देखो यहाँ पे p-1 की सर वैल्यू कितनी होगी सर? p-1 की वैल्यू होगी 2। अब ये सॉल्व कर लो तो ये कितना आ जाएगा सर? इट विल बी 15c2। तो देखो चुटकी बजाते भैया आंसर आ गया, अगर आपने बाबा की बात मान ली है। आंसर यस बेटा। मेरे ख्याल से यहां तक भैया सबको क्लियर है। अब देखिए इसके बाद क्या आता है सर, इसके बाद मैंने सिखाया था स्टेशन मेथड, आपको सिखाया था, मैंने कहा था इससे भैया जेईई एडवांस तक के सवाल देखो डायरेक्टली निकलते हैं। अगर भाईजान आर थिंग्स को सेलेक्ट करना है आउट ऑफ एन थिंग्स, ठीक है, सो दैट नो 2 ऑफ देम आर कंसेक्यूटिव, अगर कभी भी ऐसा सवाल आ जाए तो देखो इसका आंसर कैसे लिखते हैं। टोटल देखिए सर एन चीजें हैं, एन में से सर देखिए आर को सर सेलेक्ट करना है, मतलब सर एन माइनस आर को सर देखिए सेलेक्ट नहीं करना है सर, हाँ आर को सर सेलेक्ट करना है, और देखो सर एन माइनस आर को सर देखिए सेलेक्ट नहीं करना है। तो इसका आंसर क्या होता है सर? इसका आंसर होता है एन माइनस आर में सर आप 1 को ऐड कर दो, ठीक है, एन माइनस आर में 1 को ऐड कर दो और नीचे लिख दो सी आर। इतने वे से सर एन चीजों में से आप आर को सिलेक्ट कर सकते हो और कोई भी 2 बेटा उसमें कंसेक्यूटिव नहीं होगा। ये था भैया बीकेजी। अगर यहां तक सब कुछ क्लियर है, सब कुछ बेटा रिवाइज हो गया है, तो जल्दी से बेटा बीकेजी विद दिलाक कमेंट कर दो। मुझे पता है जल्दी पढ़ा रहा हूं, हाँ एक चीज शुरू में बोलना भूल गया था क्योंकि थका बहुत हूं, क्योंकि अभी मैंने आपका मैराथन लिया है, नींद पूरी नहीं है। तो बस मेन चीज ये है कि मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं कि अगर आपको डिटेल्ड स्टडी करनी है तो देखो नीचे बेटा मैंने लिंक लगा दिया है, जिसके थ्रू आप पीएनसी की डिटेल्ड स्टडी कर सकते हो, आपको पूरा पीएनसी समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई। अब देखिए जैसे बोला गया सर ऑन नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स अगर कभी भी निकालने हैं, चाहे बोलो डिस्टिंक्ट चाहे बोलो डिसिमिलर, दोनों का मतलब सेम होता है। तो सर इसको आप कैसे करते हो? नंबर डिस्टिंक्ट टर्म निकालने का टेक्निक क्या बताई थी? जो पावर होती है उसको बोलते हैं आइडेंटिकल कॉइन, जो वेरिएबल्स होते हैं वो होते हैं बैगर, तो पी हो जाएंगे बैगर। अब देखिए सर कैसे इसमें डिस्टिंक्ट टर्म निकलेंगे। सर देखिए p-1 की सर वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? p-1 की वैल्यू हो जाएगी 3। अब n है 13, p-1 है 3, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा सर? दोनों को ऐड करो 16c3। तो सर इतने इसमें सर देखिए आइडेंटिकल इतने सर इसमें डिसिमिलर टर्म्स होंगे। ये भैया इसकी टेक्निक है। ठीक है भाई, बहुत सही। अब आते हैं सर अगली चीज में। सर डीअरेंजमेंट आपको पढ़ाए थे, मैंने कहा था अगर भैया एन डीअरेंजमेंट क्या होते हैं। मैंने कहा सर मानो आपकी क्लास में 50 लोग हैं, सबकी अपनी अपनी सीट है, फिर क्या हुआ? मैंने बोला 50 बच्चों से कि भैया अपनी सीट से उठो, रूम के बाहर जाओ, सब रूम के बाहर चले गए। मैंने कहा वापस आके बैठो, सब वापस आके बैठने लगे। फिर मैंने कहा ठहरो, कोई भी इंसान अपनी सीट में ना बैठे, मतलब बिल्कुल अरेंजमेंट को डीअरेंज कर दो, मतलब कोई एक भी इंसान अपनी सीट में ना बैठा हो। तो देखो भैया उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि जब आपको एन थिंग्स का भैया डीअरेंजमेंट करना होता है, ये ऊपर वाला फॉर्मूला देखना, ठीक है भैया, डीएन का मतलब होता है डीअरेंजमेंट हम एन चीजों का कर रहे हैं, मतलब एन लोग सीट में बैठे थे, मैंने उनको हटा दिया, फिर मैंने कहा वापस बैठो, लेकिन ऐसे बैठो कोई एक भी अपनी सीट में ना बैठा हो, सब दूसरे की सीट में बैठे हो। तो सर उसका फॉर्मूला ये होता है, क्या होता है सर? एन फैक्टोरियल बाहर मल्टीप्लाइड है, यहां पे होता है सर देखिए 1/0 फैक्टोरियल, ठीक है भाई, 1/0, 1/1, 1/2, 1/3, और ऑल्टरनेट क्या होता है सर? देखिए ऑल्टरनेट होता है प्लस माइनस, ये होता है सर डीअरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। अब देखिए सर अगर मैं d1 पूछूं तो d1 होता है सर 0, अगर बेटा मैं d2 पूछूं d2 होता है 1, अगर भैया मैं d3 पूछूं d3 होता है 2, अगर भाई साहब मैं d4 पूछूं d4 होता है 9, अगर बेटा मैं d5 पूछूं ये होता है 44। और मैंने कल आपसे क्या कहा था कि बेटा इसको जरूर याद कर लेना, ये सर सारी की सारी सर वैल्यूज सर कहां से आई? ये बेटा सारी की सारी वैल्यूज इसी फॉर्मूले में बेटा पुट करके आई हैं। लेकिन भैया ये अगर याद करोगे तो जीवन आसान रहेगा, हर बार फॉर्मूला नहीं लगाना होगा, क्योंकि जेईई मेंस और एडवांस में इन्हीं की वैल्यूज का यूज होता है। तो ये भैया पहले से सबको निकाल के मैंने आपको याद करा दी थी। अब अगली चीज क्या आती है सर? सर अगली चीज आती है सर जिसको हम लोग बोलते हैं सर ऑल पॉसिबल सिलेक्शंस। ऑल पॉसिबल सिलेक्शन ऐसे, जैसे भैया 4 देखो आइडेंटिकल ए दिए हैं, 3 आइडेंटिकल बी दिए हैं, फिर आपसे बोला गया नंबर ऑफ वेज बताने हैं ऑफ सेलेक्टिंग एटलीस्ट 1 अल्फाबेट। तो देखो सर कैसे करते हैं, ए के पास सर कितनी चॉइस है? मैंने कहा सर ए के पास सर चॉइस है सर 0 से 4। सर बी के पास कितनी चॉइस है? मैंने कहा सर बी के पास चॉइस है सर देखिए 0 से 3। अब मैंने कहा सर नंबर ऑफ वेज बताइए ऑफ सेलेक्टिंग एटलीस्ट 1 अल्फाबेट, कम से कम एक अल्फाबेट सेलेक्ट करने का भैया नंबर ऑफ वेज बताइए इसमें। तो देखो ए के पास कितनी चॉइस है? 5 कैसे? 0 से 4 तक 5 नंबर होते हैं। सर बी के पास कितनी चॉइस है? मैंने कहा 4, तो इंटू 4 कर दोगे।
अब आपको पता है किसी केस में दोनों से देखो भैया 0 सिलेक्ट हो गया होगा। अगर किसी केस में दोनों से 0 सिलेक्ट हो गया मतलब ना ही ए आया ना ही बी आया। अगर ए और बी दोनों नहीं आए तो पंगा क्या है भैया, तब तो कोई भी नहीं आया, पर हमें एटलीस्ट 1 सिलेक्ट करना है। तो भैया अनवांटेड हटा देते हैं, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा सर? इसका आंसर कितना आ जाएगा? मैंने कहा सर देखिए इसका आंसर आ जाएगा 19 एंड दिस विल बी द आंसर। ओके सर, बिल्कुल सही बेटा, लव यू सर, लव यू टू बेटा। तो ये भैया इसका आंसर आ जाएगा, है सर? हाँ। अब भैया ये भी सवाल आपको बताया था कि अगर नंबर n बेटा परफेक्ट स्क्वायर है तो और नंबर ऑफ डिवाइजर उसके d हैं, तो नंबर ऑफ वेज इन विच n कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ टू डिवाइजर ये होते हैं। ये फॉर्मूला याद कर लो, पूछा नहीं जाएगा लेकिन फिर भी याद कर लो, ठीक है भाई। इसके बाद में क्या है, अगर बेटा आपका ये जो n है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसके नंबर ऑफ डिवाइजर भैया कितने d हैं? इवन लिखा है तो ये d है, वैसे इवन होते हैं परमाणु d है, तब नंबर ऑफ वेज इन विच n कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ टू डिवाइजर ये होता है d/2। ठीक है भाई, तो देखो इसकी जगह इवन होंगे, ठीक है, इट्स फाइन, इवन होंगे इट्स फाइन, लेकिन नंबर ऑफ डिवाइजर बेटा मैं मान लेता हूं कैपिटल D। अब देखिए सर अगली चीज क्या आती है, मैंने कहा सर नोट पे जरा अगली चीजें बात करो, नंबर ऑफ वेज। अब देखो इसमें क्या है सर, इसमें देखिए सर नंबर ऑफ वेज बताने हैं इन विच कैपिटल N कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ टू डिवाइजर विच आर रिलेटिवली प्राइम। ठीक है भाई, तो उसका फॉर्मूला होता है सर 2 की पावर n p-1। और सर p क्या होता है? p होता है सर नंबर ऑफ प्राइम्स इन्वॉल्वड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन। तो भैया अगर कभी भी आपको बोला जाए कि अब की बार कैपिटल N नंबर को दो हम डिवाइजर के प्रोडक्ट में लिख रहे हैं और ऐसे लिख रहे हैं जिसमें से वो दोनों जो डिवाइजर हैं सर वो कोप्राइम होने चाहिए, तो उसका तरीका होता है 2 की पावर p-1। और सर p क्या होता है? वो नंबर ऑफ प्राइम्स होते हैं जिसके बेटा उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। 26 मिनट का हो चुका है, कोई बात नहीं, लास्ट चीज है। अब देखिए लास्ट चीज आती है सर्कुलर परम्यूटेशन। अब सर्कुलर परम्यूटेशन में एक चीज मैंने आपको बताई थी कि सर जो नंबर ऑफ जो होते हैं सर क्या, सर नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है भैया, अगर n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का सर अगर आपको सर्कुलर परम्यूटेशन का नंबर बताना है तो वो होता है सर n-1 का फैक्टोरियल। और उसके बाद क्या है सर, थ्योरम 2 क्या होता है कि अगर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज को सर हम सेम कंसीडर कर दें, ठीक है भैया, सेम सर हम कहां कहां कंसीडर करते हैं? पहला सर माला बनाने में जिसको गार्लैंड कहते हैं, सर नेकलेस बनाने में हम यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज को सर सेम कंसीडर करते हैं, तो उस टाइम पे सर नंबर ऑफ वेज क्या होते हैं? ऊपर वाले के आधे n-1 फैक्टोरियल को हम सर 2 से डिवाइड कर देते हैं। एक और जगह सर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को सेम करते हैं, सर वो कौन सा केस होता है? सर यहां देखो, पूरा मत, यहां देखना, द डिस्टिंक्शन बिटवीन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज इज इग्नोर्ड। फिर से इसका हिंदी मतलब क्या है सर? हम लोग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को सर सेम मान लेते हैं व्हेन अ नंबर ऑफ पीपल सो हैव टू बी सीटेड अराउंड अ राउंड टेबल। सबसे इंपॉर्टेंट ये, अगर कभी ऐसा सवाल आ जाए कि कुछ लोगों को राउंड टेबल में बैठाना है जिसमें से किन्हीं भी सबका भैया, सॉरी फिर से मैं उसको बता दे रहा हूं हिंदी में, ये जो भी अंग्रेजी में लिखी है, अगर n लोगों को आपको चेयर में बैठाना है और ऐसे बताना है कि सर एग्जैक्टली सेम अरेंजमेंट ना हो, सो एज नॉट टू हैव एग्जैक्टली सेम नेबर्स इन एनी टू अरेंजमेंट, इसका सवाल फिक्स है। कभी ऐसा लिख के आ जाए जैसा ये लिखा हुआ है तो सर उस टाइम भी इसका आंसर कितना होता है? यही होता है सर n-1 होल फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय 2। यहां पे भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग सेम मानते हैं। उसके बाद भी अगली चीज, अगर n डिफरेंट थिंग्स है उसमें r को सिलेक्ट करना है तो सर कैसे करोगे? NCR से। फिर सर r को सिलेक्ट करके आपको माला या नेकलेस बनाना है तो ऐसे केस में सर क्या आ जाएगा? बस r-1 फैक्टोरियल बाय 2। उम्मीद है कि भैया सारे फॉर्मूले आपने रिवाइज कर लिए हैं। अगर सारे फॉर्मूले आपके बढ़िया से एकदम रिवाइज हो गए हैं, मैराथन का भैया पूरा सक्सेस मिल गया है, तो जल्दी से भैया कमेंट कर दो JBK 3.JBK और मिलते हैं कब? वेंसडे को डेट क्या है? मेरे ख्याल से वेंसडे को डेट है 4 दिन बाद। हाँ, मिलते हैं वेंसडे को 27 सितंबर को मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के मैराथन लेक्चर में। मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट से भैया कम से कम 3 सवाल तो आएगा, 12 नंबर का सवाल है। कुछ लोग मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट अलग अलग पढ़ाते हैं, मैंने भी बहुत जगह अलग अलग पढ़ाया है, लेकिन मैं आपको अब की मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट मिला के पढ़ाने वाला हूं। आपको सारी चीजें बेटा समझ में आएंगी और आपके बेटा 12 नंबर सिक्योर करते हैं कब? 27 सितंबर वेंसडे को इसी चैनल पे संकल्प भारत जेई पे। और हाँ, अगर किसी ने पीएनसी नहीं पढ़ा है तो भाई देखो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक लगाया हुआ है और उस वाले लिंक पे जाओ और पूरा मैराथन लेक्चर देख लो। वहां पे आप पीएनसी की डिटेल स्टडी कर लोगे, वो भी सिर्फ 6.5 घंटे में। जय बाबा की, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।